आज की सीरीज में शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जल संभरण यानी कि जल संरक्षण जिसे कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग और प्रबंधन के बारे में सत्य है? पहला, सनौली में सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार में जलापूर्ति और वितरिकाओं का प्रावधान था। तीसरा, मेहरगढ़ में रोक बांध के साक्ष्य मिले हैं। चौथा, सोतुगही में पुरातात्वीय साक्ष्य नहरी प्रणाली का अस्तित्व दर्शाते हैं। पांचवा, धौलावीरा में उत्खनन से जलाशय के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, बी सी डी ई, ए सी डी ई और ए बी डी ई। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहने का अर्थ है सनौली में नहर के साक्ष्य मिले। सनौली की खुदाई अभी भी हुई है, रिसेंटली ही, कुछ वर्ष पहले, आप कह सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 दशक हो रहा है। तो ये आपका गलत है, बी सी डी ई सही है। यानी कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार में अब जलापूर्ति और वितरिकाओं का प्रावधान था, ये कथन सत्य है। दूसरा उसके बाद है, मेहरगढ़ में रोक बांध के साक्ष्य मिले हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा, सोतुगही में पुरातात्वीय साक्ष्य नहरी प्रणाली का अस्तित्व दर्शाते हैं, ये भी सही है। चौथा है, धौलावीरा में उत्खनन के जलाशय के साक्ष्य प्रकाश में, ये भी कथन सही है। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला, प्राचीन भारत में उन्नत जल प्रबंधन तकनीक जो है और सिंचाई प्रणाली, इसके बारे में लोगों को ज्ञान था, इसका वो प्रयोग करते थे। सनौली में क्या मिला है? सनौली में मिला है, बागपत जिला है सनौली का, जो यमुना नदी के तट पर है। यहाँ पर विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन कब्रगाह मिली है। तो सनौली में क्या मिला है, इसे याद रखेंगे, सनौली में कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर हो जाता है, यहाँ से योद्धाओं के रथ, तलवारें आदि मिले हैं, परंतु नहर सिंचाई का कोई साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिला है। नहर सिंचाई के बारे में हमें किसी तरह की कोई जानकारी कहाँ से नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा सनौली से। आगे फिर उसके बाद बताया जा रहा है अनदर, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रमुख नगर को महान स्नानागार के लिए जाना जाता है। जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जहाँ पर सामूहिक रूप से स्नान के बारे में कहा जाता है कि इसका संभवतः प्रयोग किया जाता होगा। और जो जल निकासी है उसके लिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मिला है, प्रॉपर ड्रेन मिला है, मतलब अंडरग्राउंड आप कह सकते हैं, नालियाँ भी मिली हैं जहाँ से पानी जो है जमीन के नीचे से निकलता था, जिससे शहर में गंदगी नहीं होती थी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मेहरगढ़। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेहरगढ़ से सिंपल बेस्ड आते थे। यहाँ से अत्यंत प्राचीन काल में बाढ़ के पानी को रोकने और कार्य करने हेतु उपयोग करने के लिए, रोकने के लिए बांध के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सोतुगही के बारे में बताया गया है। सोतुगही में हड़प्पा सभ्यता के इस सुदूर उत्तरी कृत्रिम नहरी प्रणाली है, इसके स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, जो शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बोला जा रहा है कि कच्छ के रन में इस नगर से हड़प्पा सभ्यता की सबसे बेहतर जल संसाधन प्रणाली का विवरण हमें मिलता है, जिसके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। यहाँ पर जल शैलकृत विशाल जलाशयों की श्रृंखला भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित परमार शासकों को उनके शासन काल के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित करें। सियक, उसके बाद आ जाता है सिंधुराज, कृष्णमूर्ति, वाकपति मुंज और भोज। तो ये आपका शासकों के नाम है। क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना, ए बी डी सी ई, बी ए डी सी ई, सी ए डी बी ई और डी बी डी सी ए ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी ए डी बी ई। सबसे पहले कृष्णराज शासक बने थे, उसके बाद फिर बने थे सियक वंश के हर्ष, हर्ष के बाद बने थे आपका वाकपति मुंज, उसके बाद फिर बने थे आपका सिंधुराज और अंत में बने थे भोज। तो ये आपका एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सी ए डी बी ई, कृष्णराज, सियक या हर्ष, वाकपति मुंज, सिंधुराज और उसके बाद फिर भोज।
इन सभी का अलग अलग वंशों से संबंध था। जैसे कृष्णराज के बारे में बोला जाए तो मालवा के परमार राजवंश के संस्थापक थे। सियक के बारे में बोला जाए तो कृष्णराज के बाद इन्होंने राष्ट्रकूटों की अधीनता से परमार वंश को मुक्त कराया था। वाकपति मुंज सियक के उत्तराधिकारी थे जो अपनी सैन्य विजयों के लिए जाने जाते थे। सिंधु राज जो है ये वाकपति मुंज के छोटे भाई थे। और राजा भोज जो है ये परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी और विश्वविख्यात सम्राट थे। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर है वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, वेवेल योजना ने पार्टी और लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त किया था। सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया था। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया था। वेवेल ने कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी के एक एक सदस्य तथा अन्य मुस्लिम लीग से चयनित करने का प्रस्ताव रखा था। सम्मेलन असफल हो गया था तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में बराबर संख्या में मुस्लिम सदस्यों की मांग की थी या चाहते थे। ए सी डी सही है, ए बी सी डी सही है, ए बी सी सही है और बी डी ई सही है। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी और सी सही है। ए बी और सी कहने का अर्थ है कौन कौन सा सेंटेंस सही है। तो पहला, वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त किया। सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया और मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया। ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर आ जाता है अनदर। सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती है बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक का अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते हैं। इसे किसने बताया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। पंचतंत्र के में विष्णु शर्मा ने बताया है। महाभारत में व्यास वैशंपायन ने बताया है। या तिरुक्कुरल में तिरुवल्लुर ने बताया है। तो सज्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा तिरुक्कुरल में तिरुवल्लुर ने इस बारे में बताया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि तिरुक्कुलर जो है इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद कभी कभी आप देखिएगा इतिहास को कहा जाता है, कभी कभी पांचवा वेद अन्य जो फॉर्म है उसमें भी फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें तिरुक्कुलर पांचवा वेद कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन आ जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया था? वारंगल, देवगिरी, मैसूर या फिर मदुरै? इसका याद रखिएगा, वारंगल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? किस शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था? तो याद रखिएगा वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यमों को निम्नलिखित गतिविधियों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट सेगमेंट को ये बताता है। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना की गई थी। सूरत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना खोला था, अंग्रेज कारखाना आरंभ हुआ था। हुगली में अंग्रेज कारखाना आरंभ हुआ था। पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना और सूरत में डचों द्वारा कारखाना स्थापित किया जाना। तो ये पूरा आपका सेगमेंट है जिसमें ए बी सी डी, ए बी डी ऐसे करके अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। यहाँ पे याद रखिएगा हुगली में अंग्रेजों का कारखाना बाद में खुला था, पहले नहीं, तो डी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। पुलिकट में डचों का कारखाना खोला जाना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डच 1602 में आए थे, अंग्रेज 1608 में। उसकी स्थापना हालांकि पहले हो गई थी। तो उसके अनुसार आपका कौन सा होगा? डी ए बी सी ई। डी ए बी सी ई कहने का मतलब है डच जो है ये पहले आए, 1602 में डच आ गए थे, तो जाहिर सा बात है कि डचों का प्रभुत्व पहले आएगा। उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, तो पहला कारखाना उन्होंने मसूलीपट्टनम में खोला था 1608 के बाद। तो 1608 के बाद उसके बाद फिर आ जाता है सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अंग्रेज कारखाना जो है ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा सूरत में डचों द्वारा अंग्रेज कारखाना स्थापित किया गया। पुलिकट, उसके बाद फिर सूरत, इधर डच तब तक अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। और हुगली में बहुत बाद में खुला था जिसमें 3 गांव जो थे उनको दिया गया था और उसी पे उन्होंने एक्सपेंशन किया था आगे चल करके।
ये इसका विवरण है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक एक करके यहाँ पर उन्होंने अपने एरियाज को एक्सपैंड किया था। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिकट में डच कारखाना खोला गया था 1610 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना की गई थी 1611 ईस्वी में। सूरत में प्रथम अंग्रेज कारखाना खोला गया था 1613 ईस्वी में। सूरत में डच कारखाना की स्थापना हुई थी 1611 ईस्वी में। और हुगली में अंग्रेज कारखाने का आरंभ हुआ था 1651 ईस्वी में। और ये किसके हुआ था? शाह सुजा की अनुमति से ब्रिजमैन के नेतृत्व में। तो इस तरह से ये आपका सेगमेंट हुआ। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारतीय कला और मूर्तिकला के इतिहास में सत्य है? दीदारगंज यक्षी मौर्य कला से संबंधित है। यहाँ तो ये जो पहला सेगमेंट है यहाँ तक, इस क्वेश्चन को पहले इसे पुट करें, आप एक बार रिकॉल करेंगे, देन नेक्स्ट अनदर सेक्शन में इसके बाद वाले पोर्शन में हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।